Today we are asking how this man this one changed the way we find electric field। तो आज हम पूछ रहे हैं किस तरह से इस आदमी ने, जिसे हम देख भी चुके हैं पहले और जानते भी हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। शुरुआत में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे हम यहाँ पे r मान लेते हैं, और जो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है -k q अपॉन में r², यानी कि वो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जो चार्जेस के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और k की वैल्यू अगर पुट कर दें तो k क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि एक फ्री स्पेस कितना ज्यादा परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से जाने के लिए। अब हम सभी जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसीलिए हम फोर्स निकालकर कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज से, यूनिट चार्ज के लिए फाइंड करके फोर्स को, या चार्ज से डिवाइड करके। और अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर दें तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है। यानी कि कूलम्ब्स लॉ से फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा सकती है। अब लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक बात होती है पॉइंट चार्जेस की, जैसे कि एक स्फेरिकल था, पॉइंट चार्ज ले सकते हैं आप इसे, पॉइंट चार्ज की, या इस पॉइंट चार्ज की, जब तक बात होती है पॉइंट चार्ज की, तब तक तो कूलम्ब लॉ बहुत अच्छा काम करता है, बड़ी आसानी से हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन जब बात होती है दूसरी तरह की बॉडीज की, तब कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, थोड़ी परेशानी कॉज कर देता है। तो देखते हैं। तो जब तक बात होती है पॉइंट चार्जेस की, तो कूलम्ब्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से किसी भी पॉइंट पर बड़ी आसानी से। लेकिन जब बात होगी इस तरह की बॉडीज की, यहाँ पे क्या है, एक मेटेलिक, एक स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर, जिसमें Q चार्ज पूरे स्फेयर पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से बाहर की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? तो इस जगह कूलम्ब लॉ क्या होता है, फेल होने लगता है और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें नहीं देता। और अगर इस फिगर की बात देखी जाए, इस फिगर में एक चार्ज Q है जो पूरे क्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल बाहर जा रही है। अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर इनमें से किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? बोलो, क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल पाएगी? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसी बॉडीज के लिए जो जिनकी डिफरेंट शेप है और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, ऐसी बॉडीज के लिए कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाना किसी भी पॉइंट पे एक बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो कूलम्ब्स लॉ से इतने बड़े इंटीग्रेशन, इतने बड़े डिफरेंशिएशन, इतनी बड़ी इक्वेशंस बनेंगी जो कि एक 12वीं कक्षा के बच्चे के लिए सॉल्व कर पाना, हल कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर आए गॉस। अब आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉस जैसे जीनियस, गॉस जैसे महान लोग दुनिया में बार हर सदी में पैदा हुए हैं। तो गॉस था ये, तो गॉस का लॉ था। गॉस का लॉ क्या कहता है? गॉस ने कहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस पर, वो बराबर होगी उस सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दें उस नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसके बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस सरफेस से पास हो रही होगी। तो ये थी इक्वेशन किसकी? गॉस लॉ की। तो वो कहता है जो फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स ही है, वो किसके बराबर है? Q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बात यह है कि गॉस लॉ क्या कह रहा है? गॉस कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे लॉ से। अब इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए हम एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ की, कि गॉस लॉ से किस तरह से हम अलग अलग बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो पहला केस लेते हैं हम पॉइंट चार्ज का। ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, और इस क्यू पॉइंट चार्ज से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ निकलती हुई परपेंडिकुलरली आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये जो ग्रे रंग का स्फेरिकल सरफेस है, ये जो ग्रे रंग का स्फेयर है, ये स्फेयर ही क्या है, हमारा गाउसियन सरफेस है। और इस स्फेयर के सेंटर से एज तक का जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल आर लेंगे। तो जो फ्लक्स है इस स्फेयर से चारों तरफ से निकल रहा है, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है, क्यू नेट। निकलने वाला जो फ्लक्स होगा किसके बराबर होता है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट के। यानी कि ये चार्ज क्यू जो सेंटर पे रखा है, और इस जो हाइपोथेटिकल गाउसियन सरफेस है, जो हाइपोथेटिकल गाउसियन स्फेरिकल सरफेस है, इससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो बराबर होगा इसके अंदर के नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन हमारा टास्क क्या है, हमारा काम तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फ्लक्स निकालना थोड़ी है हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो अब हम देखेंगे कि हम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे इस पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इस वेक्टर फॉर्म को हटाया। वेक्टर फॉर्म का जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि जो थीटा एंगल है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर होगा गाउसियन सरफेस का। और इस कॉस थीटा की वैल्यू को, क्योंकि कॉस थीटा पे कॉस 0 पे 1 होता है, उसे पुट कर देंगे। और जब हम पुट करेंगे तो हमें कॉस थीटा की जगह 1 रख दिया, और ये इस फॉर्म में हमारा फ्लक्स चेंज हो गया। उसके बाद अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियस पे इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हर जगह क्या होगी, सेम डिस्टेंस पे क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जितनी होगी उसकी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम तो स्ट्रेंथ भी सेम होनी चाहिए। इसीलिए वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। आ गया बाहर, इंटीग्रेशन से देख सकते हैं। और अब हमें एरिया का, जो स्मॉल एरिया हम ले रहे हैं उस स्मॉल एरिया का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। उस स्मॉल एरिया का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो इंटीग्रेशन है छोटे छोटे एरिया का, यानी कि अगर इस पे एक स्मॉल सा एरिया ले लें और उस पूरे को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हर छोटे छोटे एरिया को जोड़ने पर हमें उस पूरी की पूरी सरफेस का एरिया मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, एरिया ऑफ द स्फीयर होगा। और वो बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ds, यानी होल सरफेस का जो एरिया है वो बराबर है स्फीयर के एरिया के, वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। और यू कैन सी हियर हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। और अब हमें एक और बात लिखनी है, जो क्यू नेट था हमारे पास, क्यू नेट जो है उसकी वैल्यू क्या है, वही बराबर है यहाँ पे किसके, क्यू के बराबर है, कैपिटल क्यू से डिनोट करना है। और उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा और आर स्क्वायर भी नीचे चला गया। तो हमें क्या मिला, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पर कोई से भी पॉइंट पर वो होगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए हमें मिल गया। अब अगली एप्लीकेशन भी देखेंगे इसके बाद। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट एनी पॉइंट इन द स्पेस फ्रॉम दिस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज की वजह से जो प्रेजेंट है किस पे, स्फीयर के सेंटर पर, और उससे किसी भी पॉइंट पर, कितनी भी दूरी पर, कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बस आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें मिलती जाएगी। तो अब देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज के लिए निकालना तो आसान था, लेकिन अगर एक ऐसा सॉलिड स्फीयर हो और उसमें हर तरफ चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। और वो चार्ज की नेट वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, क्यू ले लेते हैं। और इस क्यू से जो डिस्टेंस है इस स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक का वो कितना है, आर है, कैपिटल आर। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से बाहर की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं। और ये हमारी गाउसियन सरफेस आ गई। देखा आपने गाउसियन सरफेस को, ये हमारी गाउसियन सरफेस इंट्रोड्यूस हो गई। ये हमने गाउसियन सरफेस ले ली जिसका रेडियस स्मॉल आर है। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस स्फीयर की वजह से। तो देखते हैं कितनी होगी।
अब हमने क्या किया, इस गाउजियन सरफेस को बाहर निकाल लिया। ये गाउजियन सरफेस थी आपकी, ये गाउजियन सरफेस बाहर निकाल के हमने अलग से दिखाई, और इस गाउजियन सरफेस से एक क्रॉस सेक्शन, एक एरिया ds काट लिया, छोटा एरिया। और जब इस एरिया को काटा तो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया इस एरिया को काट कर, और इस पे ये एरिया वेक्टर इस एरिया का, और ये इस चार्ज की वजह से, ये वाला जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज की वजह से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की तरफ जा रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अगेन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी। तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और फिर से गाउजियन सरफेस के छोटे से ds एरिया को पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी सरफेस का एरिया मिल गया। वो क्या था, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों नहीं कैपिटल आर स्क्वायर? स्मॉल आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि गाउजियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर है, और हम डिस्टेंस गाउजियन सरफेस को उसी रेडियस का लेते हैं जिस रेडियस पे, जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू पुट कर दी हमने। जब वैल्यू पुट कर दी तो अब क्यू नेट की वैल्यू भी डालेंगे। अब हम क्यू नेट की जो वैल्यू है वो फिर से क्या होगी, कैपिटल क्यू होगी, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ है। किसके बराबर है ये स्ट्रेंथ? ये स्ट्रेंथ तो बिल्कुल उसी के जैसी है जैसी की स्ट्रेंथ थी इस केस में पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, ई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, या एक स्फेयर जो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, दोनों का जो फॉर्मूला है, दोनों की जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो क्या आता है, सेम आता है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज बॉडी। तो आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में और स्फेरिकली चार्ज बॉडी के फॉर्मूले में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम था तो इसे मॉडिफाई करते हैं। अब हम जानते हैं जो k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसलिए हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k से रिप्लेस कर दिया स्मॉल k से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा फॉर्मूला आ गया, वो क्या है, E इक्वल्स टू स्मॉल k कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला एप्लीकेशन, अगली डेरिवेशन हम देखते हैं किसकी, एक यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड भी बोल सकते हैं आप। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। दोबारा से हम देख रहे हैं कि गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। पहले हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा, फिर स्फेयर के लिए देखा, और अब हम किसके लिए देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रखी है, उसके चारों तरफ हमने एक सिलेंड्रिकल गाउजियन सरफेस, मैंने पहले भी कहा था गाउजियन सरफेस किस शेप की कंसिडर की जाएगी, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप का है। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के शेप का, और एक लाइन, एक रॉड भी क्या होती है, एक सिलेंडर होती है, इसीलिए जो हमने गाउजियन सरफेस कंसिडर की है वो भी क्या एक सिलेंडर है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हुए होगी और इस तरह से नीचे की तरफ जाते हुए होगी। तो दूसरी फिगर में भी देखते हैं। दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दिखा रहा है और ये गाउजियन सरफेस के एरिया वेक्टर को दिखा रहा है। यहाँ पर गाउजियन सरफेस क्या सर्कुलर है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ, और गाउजियन सरफेस का वेक्टर इस तरफ लेटा हुआ स्लांटेड 90 डिग्री पर। और लैम्डा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और यानी कि हमारी जो चार्ज डेंसिटी है उसे हमने क्या सिंबल दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। तब आगे देखते हैं। तो Q बाय एल यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये पूरी जो लेंथ है इस पे तो बहुत सारा चार्ज होगा, तो हमने क्या किया, इसके टोटल चार्ज को इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है Q बाय एल, जिसे हम लैम्डा सिंबल लैम्डा से इंडिकेट कर रहे हैं, और लिखा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा है। तो ये क्या है, हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अब हम देखेंगे इस रॉड की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आती है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इस आदमी ने, इस गॉस नाम के आदमी ने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया।
तो देखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये फिगर आ गई हमारी, ये थी हमारी रॉड, ये हमारी रॉड है। इस रॉड पर जो ds है, जो स्मॉल एरिया है, जो ब्लू रंग से दिख रहा है, उसका ये वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बाहर की तरफ, और ये जो ग्रे पार्ट है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज रॉड है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम सरफेस के लिए देखते हैं, सरफेस ए और सी के लिए देखते हैं, क्योंकि हर जब भी हम गॉस लॉ लगाते हैं हमारा मेन पर्पज होता है फ्लक्स कंट्रीब्यूट करने वाली सरफेस को फाइंड आउट करना। हम देखेंगे कौन कौन सी सरफेस फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, दोनों के बीच में से हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो ई डी एस कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पे देखिए सरफेस ए के लिए और सरफेस सी के लिए एरिया वेक्टर और डी एस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ। जो 90 डिग्री का एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल पे अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं कॉस 90 जीरो होता है, और जैसे ही हमने कॉस 90 की वैल्यू पुट की तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो हमें पता लगा सरफेस ए हो या सरफेस सी हो, ये तो फ्लक्स को जरा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, यानी कि थोड़ा सा भी फ्लक्स इस हिस्से से पास ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस हिस्से को काट के जा ही नहीं रही है, जा रही है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। सो द फ्लक्स contributed by the side circular surface is zero, hence the electric field will be zero from the surface। तो इस डायरेक्शन में, ds की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं होगा, और हम देख भी सकते हैं फिगर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है भी नहीं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द चार्ज लाइन इज जीरो। तो चार्ज लाइन के अलोंग यानी कि इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, जीरो होगी एक्स एक्सिस में। अब आगे देखते हैं। अब बची कौन सी सरफेस हमारी, सरफेस बी बची। तो कर्व सरफेस बी के लिए देखते हैं, फॉर द कर्व सरफेस और एट पॉइंट बी। फिर से जो हमारा फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस होगा, वो क्यू नॉट बाई ई नॉट के बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जो कि क्या गॉस लॉ कहता है। दोबारा से हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया, कॉस थीटा की वैल्यू डाली। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं बी के लिए, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है। तो जो थीटा एंगल हुआ कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ, और जब हमने वैल्यू पुट की कॉस 0 की 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया, ई डी एस आ गया। और फिर हम जानते हैं कि क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है चार्ज बॉडी से, हर जगह क्या सेम डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर आ गया। और जो इंटीग्रेशन हुआ इस पॉइंट बी का, जो सरफेस बी है, छोटा सा पार्ट लिया हमने ds एरिया, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो थ्रू आउट द सरफेस जो एरिया आएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो जब हमने इंटीग्रेट किया ds को तो हमें क्या मिला, 2 पाई आर एल, जो कि क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है। उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू पुट करी तो 2 पाई आर एल नीचे आ गया, 2 पाई आर एल नीचे आ गया। फिर हमने देखा कि जो चार्ज है वो हमने क्यू नेट क्या लिया है, कैपिटल क्यू लिया है यहाँ भी, और कैपिटल क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखा क्यू बाई एल यहाँ पर आ रहा है, और हम सभी जानते हैं कि क्यू बाई एल यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। क्योंकि जो रॉड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम नहीं जानते कितनी बड़ी है, तो हम ये भी नहीं जानते कि नेट चार्ज कितना होगा, इसीलिए हमने क्या निकाला था, इसीलिए हमने निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा निकाला था, कि हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ पता चल जाए तो हमें जरूरत ही नहीं पूरे चार्ज के पता होने की। तो क्यू बाई एल को हमने लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास आखिरी फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यानी कि प्रूफ हो गया कि गॉस लॉ बहुत ही ज्यादा कैपेबल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बॉडी के लिए निकालने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर ली गॉस लॉ से, किसी भी पॉइंट पर, किसकी वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से। तो समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो फार्मूला है हमारा, इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया कि हम जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। अगर हमने इस 2 को 4 में बदल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और हम जानते हैं कि k बराबर है किसके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर हम इजीली रिप्लेस कर पाएंगे, और हमने इजीली रिप्लेस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो एज इट इज आ गया, यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ से पुट हो गई और r नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा बाय r, और ये क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो हमने पहली एप्लीकेशन देखी पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरी एप्लीकेशन देखी स्फेरिकल सरफेस के लिए, तीसरी एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए। अब हम तीसरी एप्लीकेशन देखेंगे शीट के लिए। तो हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट ले ली, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत इनफाइनाइटली, एक बहुत ही लंबी शीट है जो जिस पे पूरी पे चार्ज है दोनों तरफ, और उस शीट पे क्योंकि चार्ज है हर तरफ, उस शीट को हमने ले लिया। और अब हम चाहते हैं इस शीट से किसी भी डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस में किसी भी डिस्टेंस पे क्या निकाला जाए, किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अब क्योंकि फिर से बात आ रही है इनफाइनाइटली लॉन्ग की, तो हम फिर से नहीं जानते होंगे कि टोटल चार्ज कितना है। अब क्योंकि टोटल चार्ज हम नहीं जानते, तो हमें क्या कोई एक ऐसी क्वांटिटी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसे हम जानते हो, और वो क्वांटिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। हम टोटल चार्ज तो नहीं जान सकते क्योंकि शीट की हम जानते ही नहीं कितनी बड़ी शीट है, लेकिन हम जरूर जान सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए जो चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा उसे हमने क्या नाम दे दिया, सिग्मा, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये थी सिंपल फिगर। तो एनसीईआरटी लिखती है आपकी, अगर एनसीईआरटी आप कभी ध्यान से पढ़ा हो तो एनसीईआरटी लिखती है कि आप गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं इस केस में, और एक रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप भी ले सकते हैं। इतना बड़ा वर्ड है, बोलने में परेशानी हो रही है। रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, आप रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड भी ले सकते हैं। बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन एनसीईआरटी ने यही लिखा है, इसीलिए मैंने इसे रेड कर दिया यहाँ पर, रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड। तो ये रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड आपको कुछ नहीं है, एक क्यूबॉइड दिख रहा होगा जिसकी 3 साइड हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हैं, तीनों की मैग्नीट्यूड अलग है। तो आप देख सकते हैं शीट थी, शीट से एक गाउसियन सरफेस जो कि रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड है वो पास हो रही है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। और हमारा क्या काम क्या है, पॉइंट 1 या पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, तो सिलेंड्रिकल सरफेस लेके भी कर सकते थे, इस पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना क्या हमारा मकसद है। तो देखते हैं क्या है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड। हमने देखा कि इस रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड में 3 मेन सरफेसेस जो हैं, एक रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड की कितनी होती है, 6 होती हैं, 1 2 3 4, 4 तो इस गोले में, और एक ये और एक ये, 2 सरफेस, यानी कि टोटल 6 सरफेस हैं। तो जो बाकी 4 सरफेस हैं उनकी डायरेक्शन तो एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर जा रही है। तो इन चारों सरफेसेस के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड के केस में सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, और बाकी की 4 सरफेस हैं जो पैरेलल हैं। तो अगर मैं एरिया वेक्टर्स की बात करूं तो ब्लैक रंग से हमने क्या दिखा रखा है, एरिया वेक्टर दिखा रखा है। तो ये एरिया वेक्टर है, इसे उठा के मैं यहाँ ले गया, और ये एरिया वेक्टर है, इसे उठा के वापस मैं यहाँ ले आया। तो एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल है यहाँ पे इस वाली सरफेस के लिए, जो कि क्या है, बड़ी सरफेस है ऊपर वाली सरफेस के लिए, और 2 साइड वाली सरफेस है। तो उन दोनों साइड वाली सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। तो इस एरिया वेक्टर को मैं वापस रख देता हूँ उसकी जगह पे, और इस एरिया वेक्टर को भी मैं वापस उसकी जगह पे यहाँ रख देता हूँ। तो अगर हम बात करें एंगल की एरिया वेक्टर के साथ, तो इस वाली सरफेस के लिए, जो सरफेस है इस वाली सरफेस के लिए जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एंगल है किसके साथ, इस सरफेस के साथ, आप साफ साफ देख सकते हैं बाहर निकाल के, क्या है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये 90 डिग्री का एंगल इस सरफेस के साथ है बाहर की तरफ। तो यानी कि जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगी ऊपर वाली सरफेस, पीछे वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस और सामने वाली सरफेस, वो फ्लक्स जो ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इन चारों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 क्या होगा, cos 90 होगा 0, और cos 90 0 होगा तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आता है, इन सरफेसेस की वजह से जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो रहा होगा वो भी क्या होगा, 0। तो यानी कि सिर्फ 2 सरफेस बचती हैं, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। इनकी वजह से ही, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही फ्लक्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इन्हीं सरफेसेस को ही काट रही होंगी, बाकी सरफेस के तो पैरेलल जा रही होंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इनसे परपेंडिकुलरली जा रही हैं
और एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का। और cos 0 हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर गॉस लॉ को छोटी फॉर्म में कर दिया, फाई को गायब कर दिया। जो क्यू नेट की वैल्यू है वो क्या है, हम सभी जानते हैं क्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर बार बार। और क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। हमने लेट कर लिया कि जो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है वो क्या है, क्यू है। थीटा की वैल्यू हमने क्या की, पुट कर दी। तो कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 का तो 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो ओनली सरफेस 1 and 2 आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लक्स, सो द थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म थी, क्योंकि हम एक ही पॉइंट पे एक ही डिस्टेंस पर दोनों जगह निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। क्योंकि सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो E जो था वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू हमने पुट कर दी, और वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सरफेस प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस, यानी कि एरिया ऑफ दिस सरफेस प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस। हर एक सरफेस के एरिया को हमने a लिया था, तो दोनों सरफेस के एरिया क्या हो गया, 2a हो गया। और उसके बाद 2a नीचे आ गया। फिर अब हम जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया को Q/A को हमने सिग्मा से रिप्लेस कर दिया। और चार्ज शीट के लिए भी हमारा जो आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सरफेस के लिए भी हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली, बिना कोई बड़ा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या कोई इक्वेशन बनाए। हमने बहुत सिंपल बातों से, बहुत सिंपल इक्वेशन से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड कर ली अलग अलग पॉइंट पर। तो गॉस लॉ एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। कूलम्स लॉ एक बहुत ही कम्बरसम मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टिमेट करने का। तो आज से हम हमेशा ही गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और गॉस को क्या करते हैं, हम एडमायर करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर की समरी देख लेते हैं। तो इस लेक्चर की समरी में हमने देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला था वो था, क्या था वो फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको। वो फॉर्मूला था हमारा E इक्वल्स टू Q अपॉन में 4πε0r² और KQ/r²। दूसरा, चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही फॉर्मूला आया था जो पॉइंट चार्ज के लिए आया था, और उसकी सिंप्लीफिकेशन भी वही होगा जो पॉइंट चार्ज के लिए था। और फॉर चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए लैम्डा अपॉन में 2πε0 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमने उसे शॉर्ट फॉर्म में बदल दिया था, जो कि क्या है 2k λ/r। आप एक एनॉमली देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट से क्या, उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर और पॉइंट के बीच का, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर तो है ही नहीं। और ऐसा ही कुछ ट्रेंड आप कहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं क्या, अगर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और 2 ये तो सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो आपको पता चलता है इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो क्या है, यूनिफॉर्म है, वो तो बदल ही नहीं रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों डेरिवेशन में कितना ज़्यादा फर्क है। तो आज आपके लिए एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। आपका काम है इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में। आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड एंड इनसाइड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, जिसे आप शेल भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर और उस हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी वो आपको बतानी है रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले वाले में पहला आंसर ए पार्ट जो होगा किसका होगा, शुरुआत वाला पार्ट आउटसाइड का होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, इनसाइड का होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखना है आपको। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो बताना है। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। La 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 da 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 da.